ऑलराइट बच्चों, 2 सेशन पहले मैंने आपको ये वाला होमवर्क क्वेश्चन दिया था। पिछले 2 सेशंस में मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं किया था। आज मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूं। क्वेश्चन एक बार समझा देता हूं। एक रिंग है, उसका रेडियस आपको बताया जा रहा है a। इस रिंग को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया है विद चार्ज प्लस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज को रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली फैलाया गया। तो हमें बताना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P विच इज ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। रिंग की जो एक्सिस है, एक्सिस पर एक पॉइंट हमने लिया है, उस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। और ये जो पॉइंट है ये रिंग की एक्सिस पर है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर एक्सिस के ऊपर हमने पॉइंट लिया हुआ है। उस पॉइंट पर हमें पता लगाना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो चलिए मैं सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूं ये प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन मैं इरेज कर रहा हूं। एक पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास एक रिंग है, ये रही हमारी रिंग, और ये मैं रिंग की साइड पिक्चर बना रहा हूं। दिस इज साइड व्यू। तो रिंग को थोड़ा साइड में खड़े होकर देख लें। अगर बिल्कुल सामने से देखोगे तो रिंग ऐसी दिखेगी। ये फ्रंट व्यू है, मैं साइड व्यू दिखा रहा हूं। और इस रिंग के ऊपर हमने प्लस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली फैला दिया है। तो इस तरह से यूनिफॉर्मली प्लस क्यू चार्ज हमने रिंग के ऊपर फैला रखा है ऐसे। इस रिंग का ये सेंटर है। एक्सिस पर हमने एक पॉइंट लिया P। एक्सिस पर हमने पॉइंट लिया है P, और ये जो पॉइंट है ये सेंटर से x डिस्टेंस पर मौजूद है। ये जो P पॉइंट है, हमें इसी P पॉइंट पर इस रिंग की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। ठीक है, ओके। तो कैसे करेंगे? आई होप कि ये तो सारे बच्चे जानते ही हैं। हम ये जो रिंग है इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे। तो चलो एक एलिमेंट लेते हैं। सबसे ऊपर मैं दिखा रहा हूं यहां पर। वैसे रिंग है तो रिंग में कहीं भी लोगे हर पॉइंट एक जैसा है ना। ये जो रिंग है ना, इस रिंग में कोई भी एलिमेंट पकड़ लो। रिंग तो यानी सर्कल, सर्कल में हर पॉइंट एक जैसा ही है। ठीक है, और वैसे भी आप सर्कल की एक्सिस पर देख रहे हो तो एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो हर पॉइंट एक जैसा होता ही है ना। तो ये जो हमारी रिंग है, इस रिंग पर हमने एक एलिमेंट लिया, और ये एलिमेंट जो हमने लिया हुआ है प्लस क्यू चार्ज, इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज है प्लस क्यू। ये जो एलिमेंट हमने लिया है इसकी लेंथ है dl, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि रिंग का रेडियस है a। क्वेश्चन में गिवन है रिंग का रेडियस। एलिमेंट जो हमने लिया है उस एलिमेंट की लेंथ है dl। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये जो dl हमने लंबाई, रिंग की जो सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस में हमने dl लंबाई, तो ये जो dl लंबाई हमने उठाई है, इस dl लंबाई में कितना चार्ज आएगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब तो जानते ही होंगे। अब ये मत कह देना लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब नहीं जानते। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये जो चार्ज हमने दिया है वो रिंग की सरकमफ्रेंस पे फैलाया है। सरकमफ्रेंस इज अ लेंथ, यानी जो चार्ज है वो लेंथ पे फैला है। और चार्ज अगर लेंथ पे फैला है तो हम लोग यूज करेंगे इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी को। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ।
ऑन द रिंग इज, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी सिंबल है इसका लैम्डा, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ चार्ज है लैम्डा, तो हमने जो एलिमेंट की लेंथ ली है dl, तो dl लेंथ का चार्ज कितना होगा, लैम्डा dl। पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो dl लेंथ के लिए लैम्डा इंटू dl। तो लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट साइमली स्मॉल, एक इनफाइनाइट साइमली स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। तो एक dl लेंथ का इनफाइनाइट साइमली स्मॉल लेंथ एलिमेंट हमने लिया एट द सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग। तो अपनी जो रिंग है, रिंग की सर्कमफरेंस पर इनफाइनाइट साइमली स्मॉल लेंथ एलिमेंट हमने ले लिया। इस एलिमेंट का चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन दिस लेंथ एलिमेंट इज, हमारे लेंथ एलिमेंट का चार्ज, तो चार्ज का सिंबल होता है Q, लेकिन क्योंकि इनफाइनाइट साइमली स्मॉल एलिमेंट है, तो एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है वो भी इनफाइनाइट साइमली स्मॉल ही होगा, इसलिए चार्ज को dq लिख रहे हैं। और पर यूनिट लेंथ लैम्डा, तो dl लेंथ के लिए लैम्डा dl चार्ज हुआ। इतना चार्ज उस छोटे वाले एलिमेंट के ऊपर है। अब देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। उसके लिए हमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, एलिमेंट से P पॉइंट की जो दूरी है, हमें इस दूरी की आवश्यकता होगी। और ये एंगल तो 90 है, क्योंकि ये एक्सिस पर जा रहे हो और ये रेडियस है, तो रेडियस और एक्सिस के बीच में तो 90 एंगल बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली जो डिस्टेंस है वो √a² + x² होगी। एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी dE, क्योंकि एलिमेंट इनफाइनाइट साइमली स्मॉल है, तो एलिमेंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इनफाइनाइट साइमली स्मॉल ही होगी। और इनफाइनाइट साइमली स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हम सिंबल लिखेंगे dE। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंबल देते हैं E, लेकिन क्योंकि एलिमेंट इनफाइनाइट साइमली स्मॉल है, तो एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनफाइनाइट साइमली स्मॉल होगी, और इनफाइनाइट साइमली स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम dE लिखेंगे। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये जो हमारा एलिमेंट है, ये एलिमेंट इनफाइनाइट साइमली स्मॉल है। इनफाइनाइट साइमली स्मॉल का मतलब इट इज लाइक अ पॉइंट चार्ज, और चार्ज इतना है, तो दिस एलिमेंट इज लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो देखें कि ये एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लेंथ एलिमेंट एट पॉइंट P इज, तो ये जो हमारा लेंथ एलिमेंट है, इस लेंथ एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिंबल देंगे dE, एलिमेंट की जो फील्ड है उसको सिंबल हम लोग देंगे dE। और जैसा कि अभी समझाया कि इनफाइनाइट साइमली स्मॉल एलिमेंट है, तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे इस फॉर्मूले से लिया जाता है 1/4πε0 q/r²। ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लेंथ एलिमेंट एट पॉइंट P। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से आता है।
1/4 का एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। मैं मान के चल रहा हूं कि सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद है। इन केस किसी बच्चे को नहीं याद हो, अब याद कर लो, आज के बाद याद होना चाहिए। यहां पे q की जगह क्या आएगा, एलिमेंट वाला चार्ज आएगा dq। तो ये जो q है उसकी जगह एलिमेंट वाला चार्ज dq। r का मतलब है एलिमेंट से पॉइंट p की दूरी, तो एलिमेंट से पॉइंट p की दूरी ये रही, और स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा है हमने, इनफाइनाइट फैमिली स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर, पॉइंट P पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। ठीक है, अब मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो आप लोग पहले यहां तक का सॉल्यूशन नोट करो, अच्छा सा डायग्राम बना लेना, फिर मैं आगे का सॉल्यूशन बताता हूं। पहले इतना सॉल्यूशन नोट करो। ओके, तो जो हमारा ये लेंथ एलिमेंट है, उस लेंथ एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हमने लिख दिया है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पूरी रिंग की फील्ड। इस पूरी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, पूरी रिंग की, तो पूरी रिंग के ऊपर हम ऐसे ही, जैसे ये एलिमेंट है ऐसे ढेर सारे एलिमेंट लेंगे, हर एलिमेंट की इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती जाएगी, और फिर हम सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड को इकट्ठा कर लेंगे, मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे मिल जाएगी। सारे एलिमेंट्स की फील्ड इकट्ठा करोगे तो रिंग की फील्ड बनेगी ना। हाँ, और इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत सारे हो चुके हैं, तो अब ज्यादा पूरी बात समझाने की जरूरत नहीं होगी आई सपोज। ठीक है, फिर भी मैं पूरी बात ही समझा रहा हूं। तो हमें पूरी रिंग की फील्ड लेना है, और पूरी रिंग की फील्ड को लेने के लिए हम जितने भी एलिमेंट्स हम बनाएंगे, सभी एलिमेंट्स की इस तरह से फील्ड लेते जाएंगे, और फिर सभी एलिमेंट्स की फील्ड को इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड इकट्ठा नहीं करना है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन नहीं करना है। जब आप वेक्टर को इकट्ठा कर रहे हो मतलब सम कर रहे हो, तो वेक्टर सम करना पड़ेगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड सम करने से रिजल्ट नहीं आएगा, गलत रिजल्ट आएगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड है एलिमेंट की फील्ड का, आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो गलत हो जाएगा, बहुत बार बता चुका हूं, है ना। तो अकेला ये जो मैग्नीट्यूड है ये इंटीग्रेट नहीं करना है। तो अब क्या करें, तो ऐसा करते हैं, एक एलिमेंट और लेते हैं बिल्कुल इसी के अपोजिट। उससे क्या फायदा होगा, देखो बताता हूं। एक एलिमेंट और लेते हैं, बिल्कुल इसी के जस्ट अपोजिट ले रहे हैं, ये दूसरा एलिमेंट। तो रिंग पर, ये जो हमारी रिंग है, इस रिंग पर हम एक बार में दो एलिमेंट उठाते हैं, डायामेट्रिकली अपोजिट दो एलिमेंट एक साथ उठाते हैं। अच्छा, ये जो दूसरा एलिमेंट लिया है, ये भी हमने डीएल लेंथ का ही लिया, बिल्कुल एक जैसा एलिमेंट लिया है, तो ये वाला एलिमेंट भी जो है ये डीएल लेंथ का ही है। तो दिस इज ऑफ लेंथ डीएल, उतना ही लंबा है जितना लंबा ऊपर वाला एलिमेंट था। तो डीएल लेंथ का ही एलिमेंट है, क्योंकि वैसा ही एलिमेंट है तो इस एलिमेंट पे वैसा ही चार्ज होगा जैसा ऊपर वाले पर है, बराबर चार्ज होगा। तो जितना चार्ज ऊपर वाले एलिमेंट पर है उतना ही चार्ज इस नीचे वाले एलिमेंट पर भी होगा। और ये जो एलिमेंट है
इसकी P पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो भी इतनी ही होगी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, √a² + x²। तो जितनी ऊपर वाले एलिमेंट की डिस्टेंस है उतनी नीचे वाले एलिमेंट की डिस्टेंस होगी। यानी दोनों एलिमेंट्स का चार्ज सेम है और दोनों एलिमेंट्स की पॉइंट P से डिस्टेंस सेम है। और अगर चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो दोनों एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नीचे वाले एलिमेंट की वजह से भी होगा। लेकिन केवल एक फर्क है, नीचे वाले एलिमेंट की जो फील्ड है उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, डायरेक्शन इधर जाएगा। ऊपर वाले एलिमेंट की फील्ड इधर जा रही थी, नीचे वाले एलिमेंट की फील्ड उधर जाएगी। तो डायरेक्शन में फर्क है, डायरेक्शन नीचे वाले एलिमेंट की फील्ड का अलग है। मैग्नीट्यूड दोनों एलिमेंट्स की फील्ड का बराबर है, मैग्नीट्यूड इतना ही है दोनों एलिमेंट्स की फील्ड का, लेकिन ऊपर वाले एलिमेंट की फील्ड अलग डायरेक्शन में है, नीचे वाले एलिमेंट की फील्ड अलग डायरेक्शन में है। अब दोनों एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो दोनों वेक्टर हैं, इनके हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो लेट सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों? सिमेट्री, जैसा ऊपर एलिमेंट वैसा नीचे एलिमेंट, तो जैसा ऊपर की तरफ एंगल वैसा नीचे की तरफ एंगल, सिमेट्री के कारण। अब ये एंगल थीटा है तो इसके अपोजिट ये एंगल भी थीटा और इसके अपोजिट ये एंगल भी थीटा। तो जब ये वाली जो फील्ड के कंपोनेंट्स करोगे तो ये कंपोनेंट DE cos थीटा और ऊपर वाला कंपोनेंट DE sin थीटा होगा। उसी तरह यहां करोगे इस वाली फील्ड के कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट DE cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट DE sin थीटा। तो दोनों एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने उसके कंपोनेंट कर दिए। सबको समझ में आ रही है ये बात? अब जब हमने कंपोनेंट्स किए तो ये DE sin थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हो गए? इक्वल एंड अपोजिट, ऊपर और नीचे मैग्नीट्यूड बराबर, तो DE sin थीटा कैंसिल हो गए और DE cos थीटा ऐड हो गए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो गए। और ऐड होने के बाद 2DE cos थीटा हो गया। अच्छा ध्यान देना, ये 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने एक बार में दो एलिमेंट्स लिए थे, इसलिए 2 आ रहा है। तो जैसे हमने ये दो एलिमेंट्स लिए हैं, ऐसे दो दो एलिमेंट्स का पूरी रिंग पर हम पेयर लेंगे। अच्छा ध्यान से सुनते जाना, सिंपल बात है पर सुनते जाना। जैसे हमने अभी दो एलिमेंट्स लिए, ऐसे पूरी रिंग पर हम दो दो एलिमेंट्स का पेयर बनाते जाएंगे। और हर बार जब हम दो एलिमेंट्स का पेयर बनाएंगे तो दो एलिमेंट्स का जो पेयर बनेगा उस पेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड 2DE cos थीटा होगी। लेकिन खास बात यह है, जितने भी पेयर्स होंगे सभी पेयर्स में वर्टिकल कंपोनेंट कटेगा, तो सभी पेयर्स की जो फील्ड है वो एक्सिस के अलोंग होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। समझ में आ रही है ये बात? जब भी आप पेयर बनाओगे तो हर पेयर की फील्ड 2DE cos थीटा होगी, लेकिन ये जो 2DE cos थीटा है इसका डायरेक्शन फिक्स है। और जब डायरेक्शन सारे वेक्टर का सेम हो जाता है तो वेक्टर को ऐड करने पर उनका मैग्नीट्यूड ऐड होता है। जब वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो जब आप वेक्टर को ऐड करते हो तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड बेसिकली ऐड हो जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, तो वेक्टर को ऐड करने पर वेक्टर के मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं। तो वही चीज यहां होगी, हम दो दो एलिमेंट्स का पेयर बनाएंगे और सभी पेयर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2DE cos थीटा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सभी का सेम है। और जब डायरेक्शन सभी का सेम है तो जब आप वेक्टर्स को ऐड करोगे तो मैग्नीट्यूड ही ऐड हो जाएगा। तो यानी पूरी रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरी रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे पेयर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड का
समेशन है। पूरी रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एलिमेंट्स के सभी पेयर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन है। सभी के सभी पेयर्स जितने हैं, सभी पेयर्स की फील्ड को इकट्ठा कर लो। पेयर्स की फील्ड ये है, इकट्ठा कर लो मतलब इंटीग्रेशन कर लो। और पेयर्स की फील्ड को इकट्ठा करना इजी है क्योंकि पेयर्स की जो फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में सीधे मैग्नीट्यूड ही इकट्ठा करोगे तो मैग्नीट्यूड का सम इज इक्वल टू वेक्टर का सम। वेक्टर को सम करने से मैग्नीट्यूड सम हो जाता है जब सेम डायरेक्शन के वेक्टर होते हैं तब। तो अगर आप एलिमेंट को पेयर्स में लोगे तो जितने भी पेयर आएंगे, हर पेयर की जो फील्ड है वो एक डायरेक्शन में ही भागेगी, और जब एक ही डायरेक्शन में फील्ड जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सम करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड सम हो जाएंगे। यही चीज हमने यहां पे की है। तो एक पेयर की ये फील्ड है और ये जो फील्ड है इसको हमने इकट्ठा किया मतलब इंटीग्रेशन किया तो टोटल फील्ड आएगी। तो यही बात मैं लिख रहा हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक पेयर की फील्ड ये आती है और आप सारे पेयर की फील्ड इकट्ठा कर लो। और जब पेयर्स की फील्ड इकट्ठा करोगे तो पेयर की फील्ड में डायरेक्शन सेम है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इकट्ठा करो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि डायरेक्शन तो सारे पेयर्स का एक ही डायरेक्शन में फील्ड है, डायरेक्शन सेम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही बस ऐड करना होगा, क्योंकि सारी पेयर्स की फील्ड का एक ही डायरेक्शन है। और यहां पे ये 2 क्यों आया है? क्योंकि हमने दो एलिमेंट्स को एक बार में उठाया है, तो दो एलिमेंट्स एक बार में, तो यानी आप आधे एलिमेंट्स लो, आधे अपने आप आएंगे। तो जो इंटीग्रेशन है वो आपको हाफ रिंग पे करना है। आपको आधे एलिमेंट्स लेने, आधे अपने आप आएंगे, क्योंकि आप एक बार में तो दो ले रहे हो, तो आप आधे एलिमेंट्स लीजिए, आधे खुद ब खुद आएंगे। दूसरा तरीका है, आप यहां पे 2 मत लिखो, 2 मत लिखो, तो 2 नहीं लिखोगे मतलब आपको सारे एलिमेंट्स लेने हैं, तो इंटीग्रेशन आपको फुल रिंग पर करना है। तो मैं दोनों में से जो अच्छा लगे कर लो, 2 ले लो, 2 लेने के बाद हाफ रिंग पे इंटीग्रेशन करो, क्योंकि 2 लेने का मतलब एक बार में दो एलिमेंट्स, तो आप आधी रिंग पर इकट्ठा करो, आधी खुद ब खुद हो जाएगी। और दूसरा तरीका है 2 हटा दो, और 2 हटा रहे हो तो फिर इंटीग्रेशन पूरी रिंग पर करो। तो मैं इस तरह से कर रहा हूं, आपको मर्जी है आप इस तरह से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो मैं फुल रिंग पर इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं, और फुल रिंग पर इंटीग्रेशन करूंगा तो ये 2 मैं हटा रहा हूं यहां से, और रिंग पर इंटीग्रेशन, रिंग यानी क्लोज लूप, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये क्लोज लूप पर हो रहा है। तो जो समझदार बच्चे उनको याद होगा, इंटीग्रेशन क्लोज लूप पर होता है तो ये सिंबल लगाते हैं, इससे पता चलता है इंटीग्रेशन क्लोज लूप पर किया जा रहा है। DE cos थीटा, यहां पे मैं DE की वैल्यू रख देता हूं, तो DE की वैल्यू 1/4πε0 dq अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में दिखेगी, तो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा है बेस x अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, कौन कौन कांस्टेंट है? 1/4πε0 कांस्टेंट है, a मतलब रिंग का रेडियस, तो रिंग का रेडियस तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। और ध्यान दीजिए x भी कांस्टेंट है, ये x भी कांस्टेंट है। x मतलब सेंटर से p पॉइंट की दूरी। नॉर्मली जो x होता है वो वेरिएबल होता है, लेकिन यहां पर जो x है वो कांस्टेंट है, x इज कांस्टेंट हियर, तो ये x भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर वाला x बाहर आ गया,
और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी बाहर। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन डी क्यू। और इंटीग्रेशन डी क्यू कौन है? एलिमेंट वाला चार्ज। और एलिमेंट वाले चार्ज को इकट्ठा करो पूरी रिंग पर तो पूरी रिंग का चार्ज आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन डी क्यू इज क्यू। तो ये इंटीग्रेशन डी क्यू बन जाएगा क्यू और वही होगा फाइनल आंसर। लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं बचा है तो आप लोग फेयर कॉपी पे सोल्यूशन को नोट करो। इंटीग्रेशन डी क्यू को क्यू लिखोगे वही आंसर होगा। नोट करो सोल्यूशन। तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, मैं इरेज कर रहा हूं। So final answer is the expression for intensity of electric field। तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो फॉर्मूला है एट द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग इज। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की एक्सिस पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन डी क्यू विल बिकम क्यू, न्यूमरेटर में x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो नोट कर लो इसको, ये क्वेश्चन का आंसर है। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैच करो, देखो कि आपने सही तरह से सॉल्व किया है कि नहीं, कोई गलती तो नहीं हो गई। अगर कोई गलती हुई हो तो फ्यूचर में कभी नहीं होनी चाहिए वैसी ही गलती, इस बात का ध्यान रखो। फेयर कॉपी पे सोल्यूशन नोट करो, रिजल्ट नोट करो और ये रिजल्ट याद रखना है, ये काम आएगा। रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह कुछ क्लियर करने की इच्छा है तो याद करना पड़ेगा। बाकी नहीं याद करोगे तो जैसा करोगे वैसा ही नतीजा आएगा लास्ट में। तो मेरी बात मानो, इसको याद करो, ये काम आता है। इसको नोट करो। फिर मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये रिजल्ट नोट करो, फिर मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊंगा। चलिए ग्राफ प्लॉट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस रिजल्ट के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूं। उन बातों को यूज करके ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक। तो ये जो रिजल्ट है इसको मैं अलग से एक बार यहां लिख रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। हमें ग्राफ प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। तो इस रिजल्ट को पहले कुछ पॉइंट्स इस रिजल्ट में नोटिस करते हैं हम। तो इस रिजल्ट के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटिस करते हैं। पहला पॉइंट, एट सेंटर, अगर आप बिल्कुल सेंटर पे आते हो, एट सेंटर, सेंटर का मतलब x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 डालोगे, E इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, होनी भी चाहिए। सेंटर पे हर एलिमेंट की फील्ड उसके अपोजिट एलिमेंट से कैंसिल होगी।
अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो हर एलिमेंट अपोजिट एलिमेंट की फील्ड को कैंसिल करेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होगी। अच्छा, एट इंफिनिटी तो यानी कि एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी पर भी फील्ड को 0 होना चाहिए। इंफिनिटी पर थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यार, तो इंफिनिटी पर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी 100%। तो एट इंफिनिटी एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी वी मस्ट हैव, ऐसा होना ही चाहिए। तो इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को तो 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि इंफिनिटी तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकती, इंफिनिटी तक थोड़ी फैली होगी फील्ड। अब चलो अपने एक्सप्रेशन से चेक करते हैं कि जब हम x को इंफिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है? आनी ही चाहिए, अदरवाइज आपका एक्सप्रेशन गलत है। फिर ऐसा संभव ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक फैली हो, इंफिनिटी तक थोड़ी फैलेगी ना चार्ज की फील्ड। तो करके देखते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन 1/4πε0 qx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और यहां पे x की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, तो x की वैल्यू इंफिनिटी है। तो बच्चों इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, इंफिनिटी को डायरेक्टली फॉर्मूले में कभी नहीं रखते हैं। ऐसे नहीं कि उठा के x की जगह आपने इंफिनिटी लिख दिया, ये नहीं करते। इंफिनिटी लेने के लिए फॉर्मूले को पहले हम तैयार करते हैं, ऐसे नहीं उठा के इंफिनिटी डाल दिया, ये नहीं करते। इंफिनिटी लेने के लिए फॉर्मूले को पहले रेडी किया जाता है। कैसे? देखो, ये जो डिनोमिनेटर है यहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो जब आप एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर लाओगे तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होगी, और एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज एक्स क्यूब। स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे तो एक्स क्यूब आएगा। तो डिनोमिनेटर में हमने एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर कर लिया, और एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आया, पावर 3/2 थी तो एक्स क्यूब बन गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया? एक्स स्क्वायर तो बाहर चला गया है, तो एक्स स्क्वायर की जगह तो 1 है, और ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे होगा। अब न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब कैंसिल करके एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है, जब हमने डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखने लगेगा, 1/4πε0 q बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब आप यहां पर x को इंफिनिटी रख सकते हो, तो क्योंकि x अब डिनोमिनेटर में है, कोई भी x न्यूमरेटर में नहीं है। जब डिनोमिनेटर में इंफिनिटी डालोगे तो ये a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0, क्योंकि x गोज टू इंफिनिटी, तो ये a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 यानी 1, और 1 की पावर 3/2 यानी 1, तो ये ब्रैकेट सारा का सारा 1 हो गया। और अब एक एक्स स्क्वायर बाहर है ब्रैकेट के, लेकिन है ये भी डिनोमिनेटर में, तो जब ये बाहर वाला x को इंफिनिटी की तरफ टेंड करोगे तो ओवरऑल दिस विल बिकम 0, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ रहा है, तो दिस विल ओवरऑल बिकम 0। तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्लियरली एज x टेंड्स टू इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0। बिल्कुल साफ इस एक्सप्रेशन से नजर आ रहा है कि जब x को इंफिनिटी रखेंगे तो फील्ड 0 हो जाएगी, और होनी भी चाहिए। इंफिनिटी पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना ही पड़ेगा ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी नोट करो। ओके, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट।
पॉइंट नंबर 3, सेंटर के बिल्कुल करीब आते हैं, सेंटर के बिल्कुल क्लोज। तो एट पॉइंट्स वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर के बिल्कुल करीब का पॉइंट पकड़ते हैं। तो रिंग के सेंटर के बहुत करीब जब पॉइंट होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू रिंग के रेडियस से बहुत छोटी है, रिंग के रेडियस से बहुत कम है। इस x की वैल्यू सेंटर के बिल्कुल करीब हम आते हैं, तो x इज वेरी वेरी स्मॉल फ्रॉम a। तो अगर x बहुत छोटा है तो x स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो x इज वेरी वेरी स्मॉल फ्रॉम a, so x square can be neglected in comparison to a square। तो ये जो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल है। अब सपोज करो x की वैल्यू 0.1 है, रेडियस की वैल्यू 10 है, तो जो x की वैल्यू है वो a से बहुत छोटी है, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 0.01, और a स्क्वायर की वैल्यू होगी 100, तो a स्क्वायर की वैल्यू 100, x स्क्वायर की वैल्यू 0.01, तो ये जो 0.01 है ये 100 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, और क्योंकि नेग्लिजिबल है तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। यहां पे प्लस करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 100 में 0.01 प्लस करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 ही हुआ ना, 0.01 से थोड़ी ना कुछ खास बढ़त होगी। तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये नेग्लेक्ट किया जा सकता है ए स्क्वायर के कंपैरिजन में। सो वी गेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहां लिख रहे हैं? वेरी क्लोज टू सेंटर, सेंटर के बहुत करीब के पॉइंट पर फील्ड लिख रहे हैं। 1/4πε0, 1/4πε0 QX अपॉन डिनोमिनेटर में ये एक्स स्क्वायर ड्रॉप कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ए स्क्वायर की पावर 3/2 यानी ए क्यूब बन गया। और एक चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, ए यानी रिंग का रेडियस कांस्टेंट है, क्यू मतलब रिंग का टोटल चार्ज कांस्टेंट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। लेकिन ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ये वेरी क्लोज टू सेंटर की बात हो रही है, सेंटर के बिल्कुल करीब के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। नोट करो तीसरा पॉइंट। अब ये तो बात हो गई सेंटर के बिल्कुल करीब का पॉइंट, वेरी क्लोज टू सेंटर। अब लेते हैं बहुत दूर का पॉइंट, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, बहुत दूर, लेकिन इन्फिनिटी पर नहीं, इतना भी दूर नहीं कि इन्फिनिटी पर ही पहुंच जाओ, ऐसा नहीं है। दूर जाना है लेकिन इन्फिनिटी पे नहीं जाना है, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो जीरो फील्ड है, हम पॉइंट नंबर 2 में उसको देख चुके हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर नहीं जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। तो एट पॉइंट्स फार अवे, बहुत दूर के पॉइंट्स फार अवे फ्रॉम द
रिंग से बहुत दूर मतलब ये x की वैल्यू रेडियस से बहुत ज्यादा है। तो पॉइंट नंबर थ्री में हमने क्या लिया था, बिल्कुल करीब का पॉइंट लिया था। तो x की वैल्यू रेडियस से बहुत कम थी, लेकिन अभी हम x की वैल्यू बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। वैसे आप इमेजिन करो, अगर बहुत दूर से आप रिंग को देखोगे तो कैसी दिखेगी। इमेजिन करो, बहुत दूर से देख रहे हो तो आपको रिंग एक पॉइंट चार्ज जैसी दिखेगी। तो अगर हम बहुत दूर के पॉइंट पे जाएंगे तो हमें रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मिलेगी। कॉमन सेंस की बात है, सोच के देखो, बहुत दूर से देखोगे तो रिंग एक पॉइंट जैसी नजर आने लगेगी आपको। तो अभी x बहुत बड़ा है, तो पॉइंट नंबर 3 में x बहुत छोटा था तो हमने x स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया था। अभी a बहुत छोटा है x स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो हम a स्क्वायर को इस बार नेग्लेक्ट करेंगे। सो a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू x स्क्वायर। a स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, और जब a स्क्वायर नेग्लेक्ट होगा व्हाट डू वी गेट, न्यूमरेटर में तो qx है और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर नेग्लेक्ट हुआ तो x स्क्वायर की पावर 3/2 यानी x क्यूब हुआ, और ये x क्यूब में से ये कटेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ये फार अवे, दूर के पॉइंट पर फील्ड 1/4πε0 q/x स्क्वायर। और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि पॉइंट चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, वैसा ही आ रहा है। ये पॉइंट चार्ज की फील्ड का फॉर्मूला है, तो हमने पहले ही गेस किया था कि पॉइंट चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, वही मिल रही है। तो आवर एक्सपेक्टेशन इज करेक्ट, ठीक है। और होना भी चाहिए, बहुत दूर से देखोगे तो आपको रिंग एक पॉइंट चार्ज जैसी दिखेगी। पॉइंट नंबर 4 को नोट करो जल्दी से। तो चलिए बच्चों, इतने पॉइंट्स की मदद से अब हम रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करने की पोजीशन में आ गए हैं। ये जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको अभी बताए हैं, इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से आप रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ग्राफ प्लॉट करने की पोजीशन में आ गए। तो रिंग की फील्ड का ग्राफ मतलब इस एक्सप्रेशन का ग्राफ, तो E वर्सेस X ग्राफ हमें खींचना है। चलिए अब मैं प्लॉट करके दिखाता हूं आपको। ओके, तो ये हमारी रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज हमने इसको किया है। ये रिंग की एक्सिस है, और रिंग की जो एक्सिस है उसे हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं। तो रिंग की एक्सिस बोलो या एक्स एक्सिस बोलो, क्योंकि हमने रिंग की एक्सिस को ही एक्स एक्सिस नाम दे दिया है। तो ये रिंग की एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो वाई एक्सिस है उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करेंगे। तो वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करेंगे, तो यानी अब आप लोग इसको वाई एक्सिस नहीं कहोगे, अब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस कहोगे, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 में मैंने बताया सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 है, तो आप जो ग्राफ बनाओगे वो ओरिजिन से गुजरेगा,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिंग के सेंटर पे 0 है, तो ग्राफ ओरिजिन से जाएगा। अच्छा, सेंटर पे फील्ड 0 है और इंफिनिटी पर भी 0 है ना, सेंटर पर 0 है, इंफिनिटी पर भी 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे 0 है, इंफिनिटी पर भी 0 है। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, एक बार उठेगा और फिर नीचे आएगा, क्योंकि इंफिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। तो एक बार ग्राफ ऊपर चढ़ेगा, नीचे आएगा। और एक और चीज हमने पॉइंट नंबर 3 में नोटिस किया था कि सेंटर के बिल्कुल पास अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो सेंटर के बिल्कुल पास अगर हो तो सेंटर के आसपास के जो लोकेशन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो सेंटर के पास में तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन दूर जाओगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, फिर एक ऐसे कर्व बनना शुरू होगा, ऊपर चढ़ेगा और ये नीचे उतरेगा ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा, और इंफिनिटी पर जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड वापस 0 हो जाएगी। अगर हम पीछे जाते हैं, रिंग से दूसरी तरफ जाते हैं, तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा होगा। डायरेक्शन उल्टा होगा मतलब इधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव कहा है तो इस तरफ हम नेगेटिव कहेंगे फील्ड, लेकिन ग्राफ का शेप यही होगा। तो शेप ऑफ द ग्राफ विल बी जस्ट लाइक दिस, ऐसे शेप यही होगा। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए उनको मैंने इस ग्राफ को बनाते समय यूज किया है। ओरिजिन पे फील्ड 0, ओरिजिन मतलब रिंग का सेंटर, इन्फिनिटी पे फील्ड 0 है, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा है। इधर जाओगे तो फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इधर जाओगे तो फील्ड इधर होगी। इसलिए मैंने एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव दिखाया है, दूसरी तरफ नेगेटिव दिखाया है। सेंटर के पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, क्योंकि सेंटर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और इंफिनिटी पे फील्ड 0 है तो पहले ग्राफ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अगर पीछे जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी और फिर कम होके वापस इंफिनिटी पे पहुंचते पहुंचते 0 हो जाएगी। ये जो हाईएस्ट फील्ड है ये आपको a/√2 लोकेशन पे मिलेगी। व्हाट इज a? रिंग का जो रेडियस है, तो रेडियस बाय √2 पर, a/√2 पर ये फील्ड आपको हाईएस्ट मिलती है। और ये आपके लिए आज का होमवर्क है, कैसे पता चला कि a/√2 पर फील्ड हाईएस्ट है। मैक्सिमा मिनिमा लगाना पड़ेगा। जिन बच्चों को मैक्सिमा मिनिमा आता है वो मैक्सिमा मिनिमा अप्लाई करें। तो ये -a/√2 पर और ये +a/√2 पर, और आपको मैक्सिमा मिनिमा लगाना है। मैक्सिमा मिनिमा लगा के ये प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो +a/√2 -a/√2 पॉइंट्स पर है। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है। और ये भी फाइंड करना है कि ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितनी है, इसकी वैल्यू भी चाहिए। दूसरी तरफ ये -Emax, तो ये Emax की वैल्यू भी फाइंड करके लानी है। ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है ये रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, और रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ मतलब कि ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का ये ग्राफ है। तो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है। तो जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपने आंसर, अपने ग्राफ को मेरे ग्राफ के साथ मैच करके देखो क्या आप सही ग्राफ को प्लॉट कर पाए। अगर कर पाए वेरी गुड, अगर नहीं कर पाए तो मैंने समझाया है, आपको सारी बात समझ में आनी चाहिए। कभी भी दोबारा ग्राफ प्लॉट करने को मिले तो जैसे मैंने यहां पे अभी आपको समझाया है वैसे ही सोचना है। फेयर कॉपी पे अच्छे सा ये ग्राफ बना डालो, ग्राफ पे पॉइंट्स दिखा दो। जो मैक्सिमम फील्ड है वो +a/√2 -a/√2 पर है।
मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है। नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिंग के दूसरी तरफ उल्टा डायरेक्शन होगा, इसलिए ग्राफ को नेगेटिव लिया गया है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क क्या है आज का? आपको प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम आ रही है वो प्लस ए बाय रूट टू माइनस ए बाय रूट टू पे आएगी। तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ग्राफ पर, ये पॉइंट्स आपको फाइंड करके लाने हैं, और मैंने बता दिया कैसे फाइंड होंगे। मैक्सिमा मिनिमा लगाना पड़ेगा। मैक्सिमा मिनिमा जिन बच्चों को आता है वो तो कर ही लेंगे, जिनको नहीं आता है वो एक बार रिवाइज करो, मैंने सिखाया तो ऑलरेडी है ही। रिवाइज करो, रिवाइज करके इसको कैलकुलेट करो। तो प्लस ए बाय रूट टू माइनस ए बाय रूट टू, इन दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आप लोग फेयर कॉपी पे बनाइए। होमवर्क में आपको ये जो प्लस ए बाय रूट टू माइनस ए बाय रूट टू पॉइंट्स हैं, इनको प्रूफ करके लाना है, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है कि ये जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो कितना है। ध्यान रखना होमवर्क आज का। अगले सेशन में मैं प्रूफ करूंगा ये प्लस ए बाय रूट टू माइनस ए बाय रूट टू कैसे आए, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। लेकिन आज के लिए आपका ये होमवर्क है, बना लीजिए ग्राफ जल्दी से। और बच्चों, तो ये हमने अभी अभी जस्ट रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन प्रूफ किया है और ग्राफ प्लॉट किया है, लेकिन काफी लंबा क्वेश्चन था ये, तो टाइम थोड़ा इसमें ज्यादा लगा है। इसलिए जो 2 होमवर्क प्रॉब्लम आपके पास और हैं उनको मैं आज डिस्कस नहीं करवा रहा हूं। हम थोड़ा कैपेसिटेंस को आगे पढ़ना चाहते हैं, तो 2 होमवर्क प्रॉब्लम और हैं आपके पास। एक है गॉस लॉ पर बेस्ड, और एक गॉस लॉ का एप्लीकेशन मैंने आपको दिया था, हॉलो सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड को गॉस लॉ से आपको फाइंड करना है और उसका ग्राफ प्लॉट करना है। इन दोनों प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हम फ्यूचर सेशंस में जरूर करेंगे। प्लस आज एक एडिशनल होमवर्क मैंने दिया है, आपको प्रूफ करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है वो प्लस माइनस ए बाय रूट टू पर हो रही है। वो आप लोग करके रखिए, उससे हम सर्टेनली नेक्स्ट सेशन में जरूर करेंगे। अब मैं थोड़ा सा कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, और बच्चों, अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो मैं समझाने जा रहा हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या चीज है। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, 2 प्लेट्स हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल रखी गई है। तो आप मेटल की 2 प्लेट्स को लीजिए और उन दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल खड़ा कर दीजिए, और दोनों में से एक प्लेट की अर्थिंग कर दो। दूसरी प्लेट को हम चार्ज देंगे। सपोज हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो एक प्लेट की अर्थिंग करेंगे, दूसरी प्लेट पर हम चार्ज डालेंगे। तो ये जो 2 प्लेट्स हैं, जिसमें एक प्लेट की अर्थिंग होना बहुत जरूरी है, दोनों प्लेट्स की अर्थिंग नहीं करनी है, सिर्फ एक प्लेट की अर्थिंग करनी है और दूसरी प्लेट के ऊपर हम चार्ज डालेंगे। तो ये जो सिस्टम है, ये जो सेटअप है, इस सेटअप को ही हम लोग कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या आपको समझ में आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या चीज है? समझ गए? फिर से समझाता हूं। मेटल की 2 प्लेट्स लेनी है और दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल खड़ा कर देना है। तो मेटल की 2 प्लेट्स लेनी है और दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल खड़ा करना है। एक प्लेट की अर्थिंग करनी है और दूसरी प्लेट पे चार्ज डालना है। तो ये जो सेटअप है, इसी सेटअप को हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एक प्रॉब्लम है, जब भी मैं कहता हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बच्चों के दिमाग में जो प्लेट होती है वो इस तरह की प्लेट होती है, रेक्टेंगुलर शेप की प्लेट होती है।
आपने भी यही सोचा था ना? अब ध्यान दो, मैं कह रहा हूं पैरेलल प्लेट्स होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि प्लेट रेक्टेंगल हो, प्लेट ऐसी भी हो सकती है, डिस्क जैसी। डिस्क जैसी तो दो डिस्क को आपने एक दूसरे के पैरेलल खड़ा किया। डिस्क भी तो फ्लैट ही होती है ना? हां, तो जरूरी नहीं है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो प्लेट है वो रेक्टेंगल शेप की प्लेट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात समझिए आप, और जो अच्छे ढंग से समझिए इस बात को। जरूरी नहीं है कि जो प्लेट हमने खड़ी की है वो प्लेट रेक्टेंगल शेप की हो, बस फ्लैट होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल शेप भी हो सकता है, डिस्क शेप भी हो सकता है, इलिप्स शेप की भी प्लेट हो सकती है, बस फ्लैट होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए। ठीक है? तो अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ टू प्लेन मेटालिक प्लेट्स। प्लेन मेटालिक प्लेट्स होनी चाहिए, शेप रेक्टेंगल हो ऐसा जरूरी नहीं है, बस प्लेन होना चाहिए। तो फिर से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ टू प्लेन मेटालिक प्लेट्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई दो प्लेन मेटालिक प्लेट्स होती हैं। वन प्लेट इज अर्थड। तो दो प्लेट्स हैं, उसमें से एक प्लेट को अर्थ कर देते हैं, तो वन प्लेट इज अर्थड एंड चार्ज इज गिवन टू द अदर प्लेट। तो एक प्लेट को अर्थ करके दूसरी प्लेट पे चार्ज हम डालते हैं। जितना मर्जी आप चार्ज डालो वो आपकी मर्जी है, लेकिन जिस प्लेट पे अर्थ किया है उस पर चार्ज नहीं डालना है, दूसरी प्लेट पर चार्ज डालना है। तो क्या आप लोग समझ गए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब क्या होता है? डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया है, तो आप लोग 12th क्लास के बच्चे हो, पक्की बात है समझ गए होंगे। तो ये जो सिस्टम है, ये जो सेटअप है, इसी सेटअप को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अब मान लो कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मतलब दो प्लेट्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो दूरी है वो दूरी है d। और ये जो दो प्लेट्स हैं, इसमें प्लेट का एरिया मैं मान लेता हूं a। प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो a मान लेता हूं। कुछ तो एरिया होगा ना प्लेट का, तो प्लेट का जो एरिया है उसे मैं a लिख रहा हूं, और दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं d लिख रहा हूं। एक प्लेट की अर्थिंग कर दी, तो वन प्लेट इज अर्थड, एक प्लेट की अर्थिंग हो गई है, और जिस प्लेट की अर्थिंग हुई है उस पर नहीं, दूसरी वाली प्लेट पर हम चार्ज डालेंगे। तो देखो क्या होगा, हमने प्लस क्यू चार्ज डाला, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लेट पर फैल गया, ऐसे पूरी प्लेट पर ये प्लस क्यू चार्ज फैल गया। अब ध्यान देना, ये जो प्लेट है ये मेटल की है, तो जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा समझना। जो मेटल होता है बच्चों, आप ये बात ऑलरेडी जानते हो, मेटल के अंदर बहुत बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है? तो जो मेटल होता है उसमें बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर तुमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये जो दूसरी वाली प्लेट है, दूसरी वाली प्लेट पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से अंदर वाली साइड पे इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये जो दूसरी वाली प्लेट है जिसको हमने ये अर्थिंग किया है, तो ये जो दूसरी प्लेट है जिसकी हमने अर्थिंग की है, तो ये अर्थिंग की हुई प्लेट पर जब हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो दूसरी प्लेट पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होके अंदर की साइड इकट्ठे हो जाएंगे,
और जब अंदर की साइड इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे यानी अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा तो बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए। इलेक्ट्रॉन क्यों अंदर आ गए? क्योंकि ये पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, और क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए तो बाहर हो गई है इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया है। तो अब जरा समझना, ये जो चार्ज है और ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों चार्ज हैं, इनमें फर्क है। अब आप कहोगे इनमें क्या फर्क है? फर्क ये है बेटे, ये वाला चार्ज हमने दिया है, लेकिन ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ये हमने दिए नहीं है, ये अपने आप आ गए। और अपने आप कैसे आ गए? इलेक्ट्रॉन एक तरफ इकट्ठा हो गए, इलेक्ट्रॉन एक तरफ इकट्ठा हुए तो जिधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए उधर नेगेटिव चार्ज हो गया, और जिधर से इलेक्ट्रॉन भाग गए हैं, चले गए हैं, उस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये जो दूसरी वाली प्लेट पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये हमने दिया नहीं है। ये जो प्लेट के, क्योंकि मेटल की प्लेट है तो मेटल की प्लेट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उन फ्री इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं ये हमारे दिए हुए चार्जेस नहीं है, हमने नहीं दिए हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन से पैदा होने वाला चार्ज है, हमारा दिया हुआ चार्ज नहीं है ये। ठीक है? तो ये जो चार्ज है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डेवलप हुआ है, इस चार्ज को कहा जाता है इंड्यूस्ड चार्ज। नाम याद रखना पड़ेगा। ये जो चार्ज है जो कि हमने नहीं दिया है, हमने तो इधर वाला चार्ज को दिया है, इधर प्लस चार्ज दिया तो दूसरी प्लेट के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अंदर आ गए, क्योंकि प्लस ने इलेक्ट्रॉन्स को कर लिया अट्रैक्ट, तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, और इलेक्ट्रॉन अंदर आने की वजह से दूसरी प्लेट पर अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दूसरी वाली प्लेट पर क्रिएट हुआ, वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमारा दिया हुआ चार्ज नहीं है, वो अपने आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने से डेवलप हुआ है। और फ्री इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन से जो चार्ज बनता है उसे इंड्यूस्ड चार्ज का नाम देते हैं। तो पहली प्लेट को हमने चार्ज दिया और दूसरी प्लेट पे चार्ज इंड्यूस होके आ गया। एक चीज तो ये हुई, इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है ये आपको आज समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके मेरी बात फिर से सुनो, ठीक है? समझ में आना ही चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। आज के बाद आपको मालूम होना चाहिए इंड्यूस्ड चार्ज क्या चीज है। तो एक चार्ज तो वो है जो हम दे रहे हैं, और वो जो दूसरा चार्ज है वो हमने नहीं दिया है, वो खुद ब खुद डेवलप हो गया है। तो हमारे पॉजिटिव चार्ज ने दूसरी प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींच लिया, तो दूसरी वाली प्लेट, क्योंकि वो मेटल की प्लेट है, मेटल की प्लेट है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी तो है नहीं, दूसरी प्लेट के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तो भारी मात्रा है, तो जो दूसरी वाली प्लेट है उसके जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, तो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा प्लेट पर, और बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए यानी बाहर इलेक्ट्रॉन्स की हो गई है कमी, तो प्लेट के बाहर वाली साइड में पॉजिटिव चार्ज बनने लगेगा। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये हमारे दिए हुए नहीं है, ये अपने आप फ्री इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण डेवलप हुए हैं, इनको कहा जाता है इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है? और दूसरी बात आपको यहां पे सीखनी है, अगर मेटल की प्लेट है, मेटल की प्लेट है तो जितना चार्ज हम देंगे बिल्कुल उसके बराबर इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप होगा। अगर मेटल की प्लेट है तो जितना चार्ज हम एक प्लेट पर रखते हैं
उसी के बराबर चार्ज दूसरी प्लेट पर इंड्यूस होता है। तो जितना ये प्लस क्यू है उतना ही ये माइनस क्यू है, और बाहर की तरफ उतना ही प्लस क्यू चार्ज है। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मेटल की प्लेट है, अगर प्लास्टिक की प्लेट होगी तब तो जीरो इंड्यूस चार्ज होगा। प्लास्टिक में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है ही नहीं, तो अगर प्लास्टिक की प्लेट होगी तब तो कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। लकड़ी की प्लेट होगी कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर मेटल की प्लेट है तो बिल्कुल बराबर, जितना हमने चार्ज दिया है बिल्कुल उसके बराबर चार्ज इंड्यूस होता है दूसरी सामने वाली प्लेट पर, इक्वल चार्ज इंड्यूस होता है। ठीक है, होप दैट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। अब देखो ये अर्थिंग की वजह से क्या होगा, ये जो बाहर की साइड का प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज घुस जाएगा जमीन में, ये प्लस चार्ज अर्थ में चला जाएगा। लेकिन ये माइनस जो चार्ज है, अंदर वाला जो चार्ज है, ये अर्थ में नहीं जाएगा। केवल ये बाहर वाला जो प्लस क्यू चार्ज है ये अर्थ में समा जाएगा। तो बाहर वाला प्लस क्यू चार्ज धरती में चला गया, ये माइनस चार्ज धरती में नहीं जाएगा। कुछ बच्चे हो सकता है ये पूछें कि ये माइनस चार्ज क्यों नहीं जा रहा है। आंसर इज वेरी सिंपल, माइनस चार्ज बंधा हुआ है। देखो ना, कॉमन सेंस भी लगाया करो। माइनस चार्ज कहीं नहीं जा सकता क्योंकि माइनस को इस प्लस ने पकड़ रखा है, अट्रैक्ट कर लिया है, और जो अट्रैक्शन में फंसा है वो कहां जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता है, वो तो फंस गया। अट्रैक्शन से बाहर जो है वही चल फिर सकता है, जो अट्रैक्शन में फंस गया है वो कहीं नहीं जा सकता। अपनी धरती को देख लो, सन के अट्रैक्शन में जाने कब से फंसी हुई है। मून को देखो, मून धरती के अट्रैक्शन में फंसा है। जो अट्रैक्शन में पड़ा वो फंस गया, वो जा नहीं सकता। तो ये जो माइनस चार्ज है उसको इस प्लस ने अट्रैक्ट किया है, मतलब पकड़ रखा है, तो ये माइनस कहीं नहीं जा सकता। लेकिन ये जो बाहर वाला प्लस है उसको ये अंदर वाला प्लस रिपेल करेगा, तो उसको जैसे ही मौका मिलेगा चला जाएगा। तो हमने अर्थिंग की, अर्थ में घुस गया क्योंकि उसको भागने की जगह मिल गई ना। अर्थिंग करने का मतलब क्या है, चार्ज को भागने की आप जगह दे रहे हो, और बाहर वाला चार्ज भाग सकता है, अंदर वाला माइनस तो कहीं नहीं भागेगा। तो जब हमने अर्थिंग की तो ये बाहर की साइड में जो इंड्यूस्ड चार्ज था वो अर्थ में घुस गया, केवल ये अंदर वाला इंड्यूस्ड चार्ज बचा रह गया। शॉर्टकट में बात ये है, हमने एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज दिया, सामने वाली प्लेट पर अपने आप माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। ये शॉर्टकट बात है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, एक प्लेट पर हम प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, उसके सामने वाली प्लेट पर अपने आप माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होके आ जाएगा। एक्चुअली इंड्यूस माइनस क्यू भी है प्लस क्यू भी है, लेकिन प्लस क्यू अर्थ में घुस गया है तो प्लस क्यू खत्म हो गया है, केवल ये माइनस क्यू ही सामने वाली प्लेट पर बचा रहेगा। ठीक है, हमें फाइंड करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है। तो मैं आपको कैपेसिटेंस फाइंड करके दिखाने वाला हूं, लेकिन आप लोग पहले डायग्राम बनाओ, सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन नोट करो, हेडिंग डाल लेना, जल्दी से इतना काम करो। तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो। अब मैं कैपेसिटेंस फाइंड करके आपको दिखाने जा रहा हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अगर आपको याद है तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक मंत्र सिखाया है, और वो मंत्र है चार्ज डालो। हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए। तो चार्ज डालो, पोटेंशियल देखो, और यहां पे पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे दोनों, क्योंकि यहां दो प्लेट्स हैं तो पोटेंशियल का डिफरेंस लेंगे। तो चार्ज डालो, डाल दिया चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस देखो। ठीक है, एक रिजल्ट मैं यूज करूंगा, तो ये रिजल्ट हम प्रूफ भी करते हैं। अभी मैं रिजल्ट बता रहा हूं, अगर आपको पहले से पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए आज के बाद। अगर एक प्लेट है और इस प्लेट पर हमने चार्ज दिया है, इस प्लेट पर यूनिफॉर्मली चार्ज फैला है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा
क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज अपॉन एरिया, क्योंकि जो चार्ज है वो एरिया पे फैला है, प्लेट की सरफेस पे फैला है। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो ये जो प्लेट है, इस प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो रिजल्ट है, अगर आपको पहले से पता है गुड, नहीं पता है पता चल जाएगा। अभी के लिए आज के बाद ये रिजल्ट याद रखना है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आई रिपीट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका एक्सप्रेशन होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां पर दो प्लेट्स हैं, तो दो प्लेट्स हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सप्रेशन से दोनों प्लेट्स की लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हमें कैपेसिटेंस बताना है। किसका कैपेसिटेंस बताना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो आपके सामने डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है। तो लेट अस सपोज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हैविंग प्लेट एरिया ए। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें प्लेट का एरिया ए है और दोनों प्लेट्स के बीच में फासला डी है। प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी। प्लेट सेपरेशन डी इज गिवन चार्ज प्लस क्यू। तो इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है एट इट्स अनअर्थड प्लेट। तो उसकी वो वाली प्लेट जो अर्थ नहीं है उस पर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है। जो दूसरी प्लेट है जो अर्थ है उस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। माइनस क्यू चार्ज इज इंड्यूस्ड एट द इनर साइड, at the inner side of the earthed plate। तो जो earthed plate है उसकी अंदर वाली साइड पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। इंड्यूस होगा मतलब हमने नहीं दिया है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ गए। एंड प्लस क्यू चार्ज इज इंड्यूस्ड at the outer side of the earthed plate which flows to ground। तो जो बाहर वाली साइड प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है वो अर्थ में चला जाएगा, which flows to ground। तो बाहर जो प्लस क्यू था वो अर्थ में चला गया। तो ये मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिस्क्रिप्शन लिखा है, चार्ज कैसे कैसे डेवलप हो रहा है वो समझाया है। तो आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, वीडियो पॉज करके। ओके, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करना, मैं आगे की बात बताने जा रहा हूं। ओके, तो हमने इस वाली प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया
तो देखें सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट इज, तो ये जो हमारी दोनों प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन एरिया, तो Q चार्ज दोनों प्लेट पर है और हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो माइनस से हमें मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड ही देखना है। तो दोनों प्लेट्स पे चार्ज है Q और ये जो Q चार्ज है वो A एरिया पर है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो Q/A है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो अभी अभी मैंने रिजल्ट बताया है, प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, अभी अभी रिजल्ट बताया है और याद रखना है। तो ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से अवे डायरेक्शन, जो माइनस वाली प्लेट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ, माइनस की फील्ड माइनस की तरफ, प्लस की फील्ड प्लस से अवे। तो देख रहे हो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है, प्लस से अवे माइनस की तरफ, तो सेम ही डायरेक्शन है और दोनों फील्ड का सेम डायरेक्शन है, तो दोनों फील्ड हो जाएगी ऐड। तो जो टोटल फील्ड होगी E, ये जो टोटल फील्ड होगी वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि σ/एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो दोनों प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज σ/एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिजल्ट बस याद रखो कि एक प्लेट यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन बिटवीन द टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में जो जगह है, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज σ/एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं Q/A, सिग्मा की वैल्यू है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज Q/ε0A। दोनों प्लेट्स के बीच में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है उसे मैं यूज करने वाला हूं। अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड D डिस्टेंस में लगी है तो पोटेंशियल डिफरेंस ED होता है। फॉर्मूला बहुत बार बताया, यूज भी किया है, फिर से फॉर्मूला बोल रहा हूं कैसे याद रखना है। अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड D डिस्टेंस में लगी है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ED होता है। बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला ऑलरेडी याद भी होगा। तो यहां पे दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D है और दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ED हुआ। E की वैल्यू रख देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू Q/ε0A इंटू D। ठीक, अब मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं, इतनी चीज को जल्दी नोट करो, वीडियो पॉज कर लेना। ओके, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला और मैंने आपको मंत्र बताया था कैपेसिटेंस फाइंड करने का। क्या मंत्र था? चार्ज डालो, पोटेंशियल डिफरेंस देखो। वही कर रहे हैं, चार्ज हमने डाला है Q और पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया तो ये आया। यहां से हम Q की वैल्यू लेते हैं। सो Q इक्वल टू, Q की वैल्यू क्या आ रही है? एप्सिलॉन नॉट A/B इंटू V, ये आ रही है। और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं
कंपेयरिंग विद Q इक्वल टू CV, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है यही C यानी कैपेसिटेंस है, तो वी गेट एक्सप्रेशन फॉर the capacitance of a parallel plate capacitor is, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। सारे बच्चों को फॉर्मूला जरूर याद रखना है। बहुत सारे सवाल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे बेस्ड होते ही होते हैं, आप भी जानते हो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज वेरी कॉमन, है ना, फील होने लगा होगा आपको ये। तो इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आएंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैंने अभी प्रूव किया है, रिजल्ट याद रखना है और डेरिवेशन जो मैंने किया है वो समझ में आना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम में करने को भी कई बार आ जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो डेरिवेशन भी समझ लो, मुश्किल डेरिवेशन है नहीं। मंत्र याद रखो, चार्ज डालना है, पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो आई होप कि जो मैंने समझाया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में सारे बच्चों ने अच्छे से समझा होगा। फेयर कॉपी पे अच्छे से नोट कर लो पूरी चीज को, रिजल्ट को याद रखो। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। दैट्स ऑल फॉर